नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय जाडोल के प्रथम वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वायुमंडलीय तापमान के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि तापमान किसे कहते हैं। तापमान वह मात्रा या वह परिमाण है जो एक निश्चित वातावरण या एक शरीर की गर्मी की मात्रा को प्रकट करता है। तापमान वह मात्रा है जो वातावरण में गर्मी की मात्रा को प्रकट करता है। दूसरा जो शब्द हमारे इसमें आ रहा है वो है वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या चीज़ है कि गैसों का एक आवरण है। तो इस प्रकार से वायुमंडलीय तापमान की जो धारणा है वह गर्मी के उस स्तर से संबंधित है जो कि हवा में किसी स्थान पर दिए गए किसी विशिष्ट समय पर उसमें ऊर्जा के रूप में विद्यमान रहती है। वायुमंडल को जो तापमान है वो उसका जो मुख्य स्रोत है वो तो सूर्य है, लेकिन सूर्य से वायुमंडल को परोक्ष रूप में बहुत ही अल्प मात्रा में तापमान की प्राप्ति होती है। वायुमंडलीय तापमान का प्रमुख स्रोत जो है वो पार्थिव ऊर्जा है, यानी कि पृथ्वी से जो ऊर्जा वितरित होती है उससे वायुमंडल गर्म होता है। तापमान मापन। तापमान को मापने के लिए 3 प्रकार के पैमाने मुख्य रूप से काम में लाए जाते हैं। इसमें फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड और र्यूमर मुख्य है। फ़ारेनहाइट जो पैमाना होता है वो 180 अंशों के बराबर भागों में बटा होता है। इसमें हिमांक तथा हिमांक 0 और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेंटीग्रेड का जो पैमाना होता है वो 100 भागों में बटा होता है और इसमें हिमांक 0 पर होता है। ज़्यादातर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट ही ज़्यादा प्रचलन में है। विशेष उद्देश्य से र्यूमर भी काम में लेते हैं और जो र्यूमर का जो है उसका क्वथनांक 80 होता है और संपूर्ण जो मापन है वो 80 भागों में बटा होता है। यदि हमें तापमान को फ़ारेनहाइट या र्यूमर में चेंज करना है तो इसका फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है। C/5 बराबर F-32/9 इक्वल टू R/4 है। दैनिक ताप परिसर। दिन और रात के जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान होते हैं उसके अंतर को हम दैनिक ताप परिसर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि किसी दिन के समय दोपहर में यदि तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए और रात को 10 डिग्री तक घट जाए तो उस दिन का जो दैनिक ताप परिसर होता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रह जाता है। ये जो ताप परिसर है इससे जलवायु विषमता का हमें पता लगता है और इसकी कई विशेषताएं जिसमें मुख्य है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ताप परिसर घटता चला जाता है। दैनिक ताप परिसर ये भूमध्य रेखा पर बहुत कम होता है और ध्रुवों की ओर ये सर्वाधिक होता चला जाता है। जब कभी मेघ या जलवाष्प उपस्थित होते हैं तब दैनिक ताप परिसर अधिक नहीं हो पाता, क्योंकि मेघ जो है वो कंबल का काम करते हैं। ये दिन के समय तापमान को सोख कर अधिक बढ़ने और विकर्ण ताप को रोक कर रात्रि में अधिक घटने से रोकते हैं, जिससे कि दैनिक ताप परिसर अधिक नहीं हो पाता। ऊंचाई बढ़ने के साथ ताप परिसर घटता चला जाता है। सागरों और जलाशयों की निकटता से भी ताप परिसर अधिक नहीं हो पाता, परंतु महाद्वीपों की उपस्थिति पर यह बढ़ जाता है। की उपस्थिति से भी ताप परिसर अधिक बढ़ जाते हैं क्योंकि उससे विकिरण शीघ्र होता है। वार्षिक ताप परिसर। वर्ष के सबसे गर्म महीने का औसत तापमान और उसी वर्ष में सबसे ठंडे महीने का जो औसत तापमान होता है, इन दोनों के अंतर को वार्षिक ताप परिसर कहा जाता है। जिन स्थानों का दैनिक और वार्षिक ताप परिसर जितना अधिक होता है वहाँ पर जलवायु संबंधी जो विषमताएं होती हैं वो उतनी ही अधिक देखने को मिलती हैं, किंतु जहाँ पर ये ताप परिसर कम होता है वहाँ की जलवायु सम पाई जाती है। वार्षिक ताप परिसर की निम्न विशेषताएं हैं। कर्क और मकर रेखाओं के बीच में यानी कि उष्ण कटिबंध में सूर्य वर्ष में 2 बार लंबवत चमकता है और 2 बार लंबवत चमकता है, जिसके कारण वर्ष में 2 बार तापमान अधिकतम और 2 बार ही तापमान न्यूनतम हो जाते हैं। अतः इस कटिबंध के जो महाद्वीपीय भाग होते हैं वहाँ पर ताप परिसर सर्वाधिक पाया जाता है।
शीतोष्ण और शीत कटिबंधों में क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपेक्षाकृत अधिक लंबवत चमकता है, जिसके कारण यहाँ तापमान अधिक हो जाते हैं, परंतु शीत ऋतु में तापमान गिर जाते हैं। इस कारण ताप परिसर अधिक मिलता है। सागर और उसके समीपवर्ती भागों में ताप परिसर कम होता है, क्योंकि जल और थल दोनों ही तापमान को सम बनाने का काम करते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ताप परिसर कम होता चला जाता है। ध्रुवों पर वार्षिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने तापमान का वितरण। पृथ्वी पर हम तापमान का जो वितरण है वो 2 प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं, क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण। तो हम सबसे पहले क्षैतिज वितरण देख लेते हैं। सूर्य अभिताप की मात्रा विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं घटती चली जाती है, यानी कि धरातल पर जो ताप क्षेत्रों की सीमाएं हैं वो अक्षांश रेखाओं के द्वारा बनी हुई हैं। यूनानी विद्वान ने इसी आधार पर पृथ्वी को विभिन्न ताप कटिबंधों में बांटा। पृथ्वी पर हम मुख्य रूप से 3 प्रकार के ताप कटिबंध देखते हैं। सबसे पहला तो उष्ण कटिबंध, जो कि विषुवत रेखा के दोनों ओर कर्क और मकर रेखाओं के बीच में फैला होता है। दूसरा शीतोष्ण कटिबंध, ये 2 होते हैं, एक कर्क रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में और दूसरा मकर रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच में। और तीसरा जो है वो है हमारा शीत कटिबंध, ये हमारा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ध्रुवों तक फैला है और दूसरा जो है इसका वो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक फैला है। तो इस प्रकार से टोटल 5 कटिबंध है और उनके 3 नाम हैं, उष्ण कटिबंध, 1 उष्ण कटिबंध, 2 शीतोष्ण कटिबंध और 2 ही शीत कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध में क्या होता है, ये विषुवत रेखा के दोनों ओर कर्क से मकर रेखा के बीच में फैला हुआ है। यहाँ पर सूर्य 21 जून और 22 दिसंबर को लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर 21 जून को और 22 दिसंबर को चमकता है मकर रेखा पर। साथ ही साथ ये दोनों रेखाएं सूर्य की उत्तरी और दक्षिणी सीमाएं भी बनाती हैं। इन्हीं के मध्य सूर्य वर्ष पर्यंत चमकता है और इस कटिबंध में वर्ष पर्यंत जो है तापमान बहुत अधिक बने रहते हैं। अधिकतम तापमान जो यहाँ पे 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। शीतोष्ण गोलार्ध, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कर्क और मकर रेखा के दोनों ओर 66.5 डिग्री तक फैला है और ये संख्या में 2 है। यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए सूर्यताप अपेक्षाकृत कम मात्रा में मिलता है और जो जलवायु है वो थोड़ी सी ठंडी रहती है। इस भाग में जो दिन की लंबाई है वो 40 डिग्री अक्षांश पर लगभग 16 घंटे तक हो जाती है। तीसरा जो हमारा कटिबंध है वो है शीत कटिबंध, यानी कि फ्रिजिड जोन। यह दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों तक फैला हुआ है। इसकी भी 2 संख्या है। यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत अधिक तिरछी पड़ती है। सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने की स्थिति में उत्तरी शीत कटिबंध में 24 घंटे का दिन होता है और इसके विपरीत मकर रेखा पर सूर्य के लंबवत होने पर दक्षिणी शीत कटिबंध में 24 घंटे का दिन हो जाता है। इस प्रकार दोनों गोलार्धों में 6 महीने के दिन और 6 महीने की ही रातें मिलती हैं। और अब तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। सामान्य अवस्था में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान निरंतर कम होता चला जाता है। इसकी ये जो दर होती है कम होने की, ये प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। तापमान के इस प्रकार कम हो जाने से यह स्पष्टतः प्रतीत होता है कि वायुमंडल प्रत्यक्ष रूप से धरातल के द्वारा ही गर्म होता है। सूर्य का प्रभाव अप्रत्यक्ष होता है, अतः धरातल के समीप की वायु ज़्यादा गर्म होती है और इसके अतिरिक्त भूतल के निकट की हवा भारी भी होती है, क्योंकि उसमें जलवाष्प, धूल के कण आदि बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं, जिससे धरातल के समीप की वायु उससे ऊपर की शुष्क, हल्की और स्वच्छ वायु की अपेक्षा अधिक पार्थिव शक्ति को ग्रहण करने में सफल हो जाती है। अतः वायुमंडल के निचले भागों में वायु की सघनता और गर्मी को सुरक्षित रखने वाली गैसें अधिक मात्रा में होने से वायु गर्म बनी रहती है और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर उठते चले जाते हैं उष्णता में कमी आती चली जाती है। वर्तमान शताब्दी में किए गए शोध कार्यों से यह स्पष्ट हुआ है
कि ऊंचाई के अनुसार तापमान घटने का नियम एक निश्चित ऊंचाई तक ही लागू होता है। इस ऊंचाई के ऊपर समताप मंडल में तापमान प्राय समान बने रहते हैं और समताप मंडल के बाद अधिक ऊपर जाने पर तापमान पुनः बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये सब चीज़ें आप वायुमंडल की संरचना में भी पढ़ चुके हैं। और अब तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले घटक। कई प्रकार के घटक हैं, हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले भूमध्य रेखा से दूरी या अक्षांशीय स्थिति। किसी स्थान पर उसके अक्षांश के अनुसार ही सूर्य की किरणें का तिरछापन रहता है। सामान्यतः भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है और उष्ण कटिबंध में वर्ष पर्यंत तापमान ऊंचे रहते हैं। यहाँ अधिक गर्मी होती है, परंतु हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर जाते हैं, सूर्य की किरणों में तिरछापन बढ़ता चला जाता है और गर्मी या तापमान कम होते चले जाते हैं। यही कारण है कि कोलंबो मुंबई से अधिक गर्म रहता है। दूसरा जो है वो है सागर से दूरी। स्थल की अपेक्षा जल जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। यही कारण है कि सागर स्थल की अपेक्षा गर्मियों में शीतल और सर्दियों में हल्के गर्म रहते हैं। इसी भांति तटवर्ती भागों में अपेक्षाकृत दूर वाले जो स्थान होते हैं सागर तल से, उनसे ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीतकाल में अधिक सर्दी पड़ती है। यानी कि सागर के जो निकटवर्ती भाग होते हैं वहाँ की जो जलवायु है वो सम बनी रहती है, ना तो वो बहुत अधिक गर्म हो पाते हैं और ना ही बहुत अधिक ठंडे हो पाते हैं। यही कारण है कि मुंबई की तुलना में दिल्ली की जलवायु जो है वो बहुत अधिक विषम है। समुद्र तल से ऊंचाई। साधारणतः ऊंचाई के साथ विलोमता तापमान का जो है वो विलोम संबंध है, यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान घटता चला जाता है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कम होता चला जाता है। अतः जो स्थान समुद्र तल से जितनी अधिक ऊंचाई पर स्थित है वह उतना ही ठंडा होता है। विषुवत रेखा के निकट ही समुद्र तल पर बसे सिंगापुर के तापमान बहुत कम है, जबकि इसी पर स्थित क्वाटो जो है वहाँ का तापमान बहुत अधिक है। चौथा है प्रचलित पवनें। किसी भी स्थान की जलवायु वहाँ पर चलने वाली पवनों पर ही निर्भर करती है। जब किसी स्थान पर गर्म पवनें चलने लगती है तो वो वहाँ के तापमान को बढ़ा देती हैं, और यदि वहाँ ठंडी पवनें चलने लगती हैं तो वो वहाँ के तापमान को नीचा कर देती हैं। ध्रुवों की ओर से आने वाली ठंडी पवनें शीतकाल में समस्त मध्य एशिया को बहुत ही ठंडा कर देती हैं, जबकि थार मरुस्थल की ओर से चलने वाली पवनें गर्मियों में दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तापमान को भी बहुत अधिक बढ़ा देती हैं। समुद्री धाराओं का तटवर्ती भागों की जलवायु पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। जिन तटों के समीप ठंडी जलधाराएं बहती हैं वहाँ शीतकाल में तापमान बहुत नीचे हो जाते हैं और समुद्र तटों पर हिम जम जाता है। इसके विपरीत जिन तटों के सहारे गर्म धाराएं बहती हैं वे तट को गर्म कर देती हैं और ऐसे तटों का तापमान शीतकाल में भी काफ़ी ऊंचा बना रहता है, जिससे कि ये जम नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल फिनलैंड की खाड़ी तथा उत्तरी सागरीय क्षेत्र में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म धारा का प्रवाह है, जिसके कारण यहाँ के जो तट है वो शीतकाल में भी नहीं जम पाते। परंतु इन्हीं अक्षांशों में स्थित लेब्राडोर का पठार लेब्राडोर की ठंडी धारा के कारण वर्ष के 9 महीनों में हिम से ढका हुआ रहता है। भूमि का ढाल। साधारणतः सूर्य के सम्मुख पड़ने वाले ढाल विमुख ढालों की अपेक्षा गर्मियों में अधिक गर्म और शीतकाल में अधिक कम ठंडे होते हैं। इसका कारण यह है कि सूर्य के सम्मुख ढाल पर विमुख ढाल की अपेक्षा सूर्य की किरणें कम तिरछी पड़ती हैं। के जो तापमान को प्रभावित करता है वह है मिट्टी की प्रकृति। मिट्टी की प्रकृति का भी जलवायु के तापमान पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। बालू मिट्टी शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडी हो जाती है, फलस्वरूप मरुभूमि अन्य स्थानों की अपेक्षा गर्मियों में अधिक गर्म और सर्दियों में अधिक ठंडी रहती है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भागों में जलवायु की विषमता का यही एक प्रमुख कारण है, परंतु चिकनी मिट्टी वाले प्रदेश धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडे होते हैं। मेघ तथा वर्षा।
जिन भागों में वर्ष भर वर्षा होती है और आकाश मेघों से ढका रहता है, वहाँ गर्मियों का औसत तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है, क्योंकि मेघ सूर्य की गर्मी का कुछ भाग सोख लेते हैं और कुछ गर्मी वाष्पीकरण की क्रिया में भी नष्ट हो जाती है। इसके विपरीत शीतकाल में मेघ धरातल से विकिरण को रोक देते हैं, जिससे शीत ऋतु में वहाँ का तापमान अपेक्षाकृत अधिक बना रहता है। संक्षेप में, मेघ और वर्षा दोनों ही वार्षिक ताप परिसर को कम करने में सफल होते हैं और यही कारण है कि ब्रिटेन में सामुद्रिक तटों में भारत का मलाबार तट का ताप परिसर बहुत कम रहता है। समताप रेखाएं। भूमंडल पर तापमान का वितरण समताप रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये समतापी रेखाएं कल्पित रेखाएं होती हैं जो समान तापमान वाले स्थानों को औसत समुद्र तल से समान तापमान वाले स्थानों को मिलाकर बनाई जाती हैं। अतः उन रेखाओं को बनाने से पूर्व प्रत्येक स्थान के तापमान को समुद्र तल पर स्थित मान लिया जाता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान कम होता जाता है। यदि कोई स्थान समुद्र तल से 1650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसका तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा उसका समुद्र तल पर तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, क्योंकि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। अतः मानचित्र में उस स्थान को समुद्र तल का तापमान 16 डिग्री समताप रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। ऐसा करने पर तापमान की जो तुलना होती है वो ठीक प्रकार से कर पाते हैं। विश्व में समताप रेखाओं की प्रवृत्ति। समताप रेखाएं सामान्यतः अक्षांशों के समानांतर यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा में ही पाई जाती है, क्योंकि भूखंड पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य ताप की मात्रा घटती बढ़ती जाती है। तापमान अक्षांशों के अनुसार ही घटते बढ़ते हैं। ये रेखाएं सीधी होती हैं, किंतु समुद्र तट के समीप इनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। स्थल से समुद्र की ओर जाते समय ये रेखाएं ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखा की ओर तथा शीत ऋतु में ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं, क्योंकि जल और स्थल के तापमान में अंतर होता है। समुद्री धाराएं और स्थायी पवनें भी इसकी दिशा को प्रभावित करती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा जल अधिक होने के कारण ये रेखाएं अधिक स्थायी और सीधी होती हैं। जल और थल के मिलन क्षेत्रों में इनकी सामान्य दिशा पूर्व पश्चिम की अपेक्षा उत्तर दक्षिण हो जाती है। निम्न अक्षांशों यानी कि भूमध्य रेखा में जल धाराओं के कारण ये रेखाएं विषुवत रेखा की ओर झुक जाती हैं, जबकि ऊंचे अक्षांशों में गर्म जल की धाराओं के कारण ये ध्रुवों की ओर झुक जाती हैं। विषुवत रेखा पर वर्ष भर अधिक सूर्यताप की प्राप्ति के कारण अधिक औसत तापमान पाए जाते हैं। ध्रुवों पर सूर्य की किरणें सदैव तिरछी पड़ने और 3 महीने तक सूर्य के न निकलने के कारण निम्नतम औसत तापमान ध्रुवों पर ही पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का सर्वोच्च तापमान और शीतकाल का निम्न तापमान स्थल पर ही पाया जाता है। उदाहरणार्थ, अफ्रीका में लीबिया देश के अजीजिया नगर में सर्वोच्च तापमान 72 डिग्री सेंटीग्रेड और साइबेरिया में के जो बरखोटस नगर है वहाँ पर निम्नतम तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किए गए हैं। जनवरी और जुलाई के तापमान। जनवरी का समताप दर्शक मानचित्र देखने से यह स्पष्ट होता है कि इस समय उच्चतम तापमान दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका में 30 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक तापमान पाया जाता है। न्यूनतम तापमान उत्तरी गोलार्ध में साइबेरिया और ग्रीनलैंड और कनाडा में मिलते हैं। साइबेरिया में स्थित बरकोटस्क नामक स्थान इस ऋतु में तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाते हैं और यह विश्व का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। इसके विपरीत जुलाई की समताप रेखाएं देखने से स्पष्ट होता है कि इस समय उच्चतम तापमान उत्तरी गोलार्ध में और न्यूनतम तापमान दक्षिणी गोलार्ध में है। इस समय 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाली रेखा उत्तरी गोलार्ध में एक बड़े भाग को घेरे रहती है। अतः उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के सभी मरुस्थलों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक तापमान हो जाते हैं। सहारा और थार मरुस्थलों में इस समय 52 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक तापमान हो जाते हैं। इनमें सबसे कम तापमान दक्षिणी ध्रुवों पर पाया जाता है। ये देखिए, ये विश्व में समताप रेखाएं जनवरी की हैं। ये देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में लगभग ये सीधी हैं
और क्योंकि जनवरी है, जनवरी में दक्षिणी गोलार्ध में तापमान अधिक रहते हैं, इसलिए ये जो उत्तरी गोलार्ध की है ये ध्रुवों की ओर खींची हुई है, ऊपर की तरफ है। और जहाँ पे स्थल और जल भाग मिल रहे हैं यहाँ पे ये बिल्कुल पास पास आ गई हैं।